आज सबको हमारा नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखकर अच्छे से समझना चाहिए। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। तो मैं पहले आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो है तो टोटल 12 अनुसूची का उल्लेख किया गया है। तो इन 12 अनुसूची को हम बड़े ध्यान से यहाँ समझेंगे। प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं इस समय और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो इनका वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। बड़ी सिंपल सी बात, आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या संघ एवं तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो कोई भी नया राज्य यदि बनता है तो प्रथम अनुसूची को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसमें उसको शामिल करना पड़ेगा। जैसे तेलंगाना लास्ट में शामिल हुआ था तो प्रथम अनुसूची में ही शामिल किया गया होगा। अब जैसे दादर नगर हवेली और दमन दीव को इकट्ठा कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, तो ये इसी प्रथम अनुसूची के तहत ही उसको बदलाव किया जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। दूसरी अनुसूची में बहुत आराम से समझने वाली बात है। दूसरी अनुसूची में जो हमारे राज्य अधिकारी हैं, मतलब राज्य व्यवस्था जिससे हमारे देश की चलती है, उसके जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है। किसका? वेतन, भत्ते एवं पेंशन। वेतन भत्ते एवं पेंशन का वर्णन है। और विभिन्न पदाधिकारी में आते कौन कौन हैं? अब हर चीज़ में नहीं लिखूंगा, आपको इतना तो समझना चाहिए। तो विभिन्न पदाधिकारी में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल और राज्य जो शासन होता है तो वहाँ पर राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, विधान परिषद के अध्यक्ष होंगे, वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत ही आएंगे। और इनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन का वर्णन किया गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तीसरी अनुसूची अब देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी के बारे में भी बात कर रहे थे, उन्हीं के शपथ के बारे में वर्णन किया गया। जैसे राज्यसभा का सभापति हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनकी शपथ का वर्णन है। आपको सिंपल से याद रखना है, शपथ का वर्णन या शपथ का प्रावधान है। आपको यदि समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से आप देख करके समझ सकते हैं। अब चलते हैं चौथी अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में एक तरह से कहा जाए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है
वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। अब राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य के अंतर्गत भी होता है और संघ शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ से भी राज्यसभा की सीटें होती हैं, तो वहाँ दोनों को इंक्लूड करके टोटल राज्यसभा की सीटों का इसी में आवंटन है। हालांकि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, मैं ये आपको एक्स्ट्रा में बता दूं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तरह से आपको याद कर लेना है, राज्य सभा में सीटों का आवंटन। आ गई बात समझ में कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा। मतलब संघ के जो संघ शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उन सभी जगह से राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आ गई बात समझ में। अब हम चलते हैं 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और उनके शासन का प्रावधान है कि मतलब उस क्षेत्र में हमें कैसे शासन चलाना है, उसके क्षेत्र का प्रावधान है और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र व उनके शासन का प्रावधान। मतलब 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र व उनके शासन का प्रावधान किया गया है। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं 6ठी अनुसूची में। 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में इससे ही मिलता जुलता है, बल्कि इसमें 6 इज फिक्स करके आप याद कर लीजिए। इसमें विशेष राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया। उसमें आते कौन कौन है राज्य, ये भी देख लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के शासन के बारे में प्रावधान है। इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है 6वीं अनुसूची की। यहाँ कैसे शासन चलाया जाए, उनके लिए क्या प्रावधान, इनको विशेष रूप से 6वीं अनुसूची में बताया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। अब चलते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है, तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा। मतलब किस सूची में केंद्र कानून बनाएगी, किस सूची में राज्य कानून बनाएगी, इसका बंटवारा किया गया है। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में 3 मुख्य रूप से सूची हैं। आपको यहाँ दिखता ना होगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। अब वो सूचियों को हम ध्यान से देखेंगे, उसमें विषय भी उसको समझेंगे। सातवीं
अनुसूची में 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। पहली सूची जो है, पहली सूची वो संघ कानून उसमें बनाएगी, उसको संघ सूची कहा जाता है। संघ सूची मतलब इस सूची के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, इसे संघ सूची कहा जाता है। संघ मतलब यहाँ पर केंद्र की सरकार से संबंधित है। कुछ लोगों को ये संघ समझ में ना आता होगा, तो मैं उनको समझा दूं कि संघ का मतलब यहाँ केंद्र सरकार। तो इसमें जो अभी वर्तमान में विषय हैं, तो 100 विषय हैं, मतलब 100 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। 100 विषय हैं। जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था तब पहले इसमें कितने 97 विषय थे, 97 विषय। ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा राज्य सूची, दूसरा है जो राज्य सूची है। तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषयों का 59 विषयों का वर्णन किया गया है। पहले जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय थे, अब उसको घटा करके केंद्र ने अपना उसमें कानून बना लिया है। तो अब इसमें पहले कितने थे, वर्तमान में, यहाँ पर लिखते हैं वर्तमान में जो है तो 59 विषय हैं, 59 विषय। और जब देश का संविधान लागू हुआ था तब यहाँ पर 66 विषय थे, 66 विषय। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। समवर्ती सूची मतलब संघ और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकती है। राज्य सरकार अपने तरीके से यहाँ कानून बनाएगी अपने अपने राज्यों में, और केंद्र सरकार पूरे भारत देश के लिए कानून बना सकती है। मतलब इस सूची के जितने भी विषय हैं तो दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें कानून बना सकती है। तो इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, 52 विषय। और जब देश का संविधान लागू हुआ था तो इसमें 47 विषय थे, 47 विषय थे। आपको यहाँ तक तो 7 पहली अनुसूची से 7 अनुसूची तक तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। और तीसरी जो अनुसूची है तो जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन या बंटवारा किया गया है। उसमें संघ और संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं और राज्य दोनों जगह से राज्यसभा की सीटों का इंक्लूड उसमें किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के शासन के प्रावधान उसमें किया गया, मतलब वहाँ पर कैसा शासन किया जाएगा। और छठी अनुसूची 6 इज फिक्स करके मैंने इसको बताया था, मतलब इसमें कुछ राज्यों के लिए फिक्स कर दिया गया है कि यहाँ पर विशेष रूप से कानून बनाए जाएं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र एवं उनके शासन के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। आगे बात समझ में। 7वीं अनुसूची तो अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें सूची का वर्णन किया गया है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बीच में बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूची हैं। पहली सूची जो है तो संघ सूची है। इसमें संघ सूची में 100 विषय हैं वर्तमान में, और देश आज़ाद
देश का संविधान जब लागू हुआ था तो 97 विषय थे। फिर इसके बाद आते हैं राज्य सूची, दूसरी सूची है, इसमें राज्य कानून बना सकती है। इसमें वर्तमान में 59 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। और तीसरी सूची समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, और जब देश हमारा आज़ाद बार बार आ रहा है, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 47 विषय थे। आई होप को आपको पहली अनुसूची से लेकर 7वीं अनुसूची तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और 12 अनुसूची हैं तो 8 से लेकर 12वीं अनुसूची तक इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।